हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम पूजा सिंह है। यूपीपीसीएस 2021 प्रीलिम पॉइंट ऑफ व्यू से इंडियन ज्योग्राफी इस प्लेटफॉर्म से स्टार्ट की जा रही है। इंडियन ज्योग्राफी हो या वर्ल्ड ज्योग्राफी, दोनों को मिलाकर ऑन एन एवरेज यूपीपीसीएस में 20 से 22 क्वेश्चन आते ही हैं। तो हम लोग यहाँ पे सबसे पहले इंडियन ज्योग्राफी को समझेंगे, इंडियन ज्योग्राफी के क्लाइमेट को समझेंगे और यहाँ पर सबसे पहले उसका सिलेबस डिस्कस करेंगे। तो गाइज, आप लोगों के मन में सवाल होंगे, उसका जवाब मैं पहले दे दूं कि मैम पीडीएफ आप लोगों की रिक्वायरमेंट पीडीएफ को लेके बहुत होती है। सो गाइज, क्लास ख़त्म होने के बाद पीडीएफ आप लोगों को अवेलेबल करवा दिया जाएगा। दूसरा होता है कि लैंग्वेज का इशू आप लोगों को बहुत आता है, हिंदी मीडियम, इंग्लिश मीडियम। तो गाइज, मीडियम पे ज़्यादा फोकस ना करते हुए आप लोग कंटेंट पे फोकस करें। और यहाँ पे आप लोगों को जो भी लैंग्वेज में, हिंदी और इंग्लिश में जो आप लोगों को दिया जाएगा कंटेंट, वो दोनों लैंग्वेज का होगा। लेकिन मेरा मानना है कि आप लोग दोनों लैंग्वेजेस पे फोकस करते हुए चलें, क्योंकि आप लोगों को अब एक इंग्लिश का पेपर भी क्वालिफाई करना है। ठीक है गाइज, तो हम लोग यहाँ पे सबसे पहले चलते हैं, इंडियन ज्योग्राफी के सिलेबस को डिस्कस करते हैं। सिलेबस ऑफ इंडियन ज्योग्राफी, सिलेबस ऑफ इंडियन ज्योग्राफी जो है उसको डिस्कस करने से पहले मैं आप लोगों को बता दूं, आज ये ज्योग्राफी की पहली क्लास है जो कि एक इंट्रोडक्शन क्लास होगी। इसमें हम लोग सिलेबस को डिस्कस करेंगे और थोड़ा सा भारत की स्थिति को जानेंगे। उसका लॉन्गिट्यूड कितना है, लैटिट्यूड कितना है, क्षेत्रफल कितना है, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत कौन सा महाद्वीप है और भारत विश्व में कितने महाद्वीप हैं, भारत का कौन सा नंबर है, जनसंख्या की दृष्टि से कौन सा नंबर है, ये सारी चीज़ें हम इसमें देखेंगे। कॉन्टिनेंट देखेंगे, सब कॉन्टिनेंट देखेंगे, कैप्रिकॉन से पास होने वाले स्टेट्स देखेंगे। ओके गाइस, तो सबसे पहले हम यहाँ पर देखते हैं इंडिया का जनरल इंट्रोडक्शन। ये एक ऐसा टॉपिक है जो आपके सिलेबस में है और इस पे क्वेश्चन अब नहीं आते हैं, लेकिन जो लोग वनडे एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे हैं या जो लोग ARO दे रहे हैं या जो अभी PCS देने जा रहे हैं, वो इस बात को समझ के चलें कि कोई भी क्वेश्चन कभी भी पूछा जा सकता है। स्टेटमेंट्स में दिया जाता है या मैच द फॉलोइंग में दिया जा सकता है। तो हमारे वहाँ वैसे भी 2018 से सिलेबस चेंज हो गया है, सिलेबस का पैटर्न थोड़ा सा चेंज हो गया है। तो आयोग की रिक्वायरमेंट को समझते हुए हम अगर अपने सिलेबस को स्टडी करते हैं और उसके बाद अपनी प्रिपरेशन को आगे बढ़ाते हैं तो ये ज़्यादा अच्छा होगा। और आप लोगों को पढ़ने से पहले कोई भी सब्जेक्ट हो, ज्योग्राफी के साथ हिस्ट्री हो, पॉलिटी हो, इकोनॉमिक्स हो, करंट हो, उन सब का एक सिलेबस अपने पास रखना चाहिए और उसके प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर अपने साथ रखने चाहिए। ये दोनों चीज़ बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। और तीसरी चीज़ इम्पॉर्टेंट है आपका मैप। तो आपको अपने साथ मैप रखना चाहिए अपने पास। एक वाले जो आते हैं छोटे वाले मैप, वो भी रखने चाहिए और कोई भी हो उसे उसमें लोकेट करते रहना चाहिए, लोकेशंस को, वाइल्ड लाइफ को, सेंचुरीज़ को, पार्क को, माउंटेन को, रिवर्स को। तो इससे आप लोगों की जो समझने की, पढ़ने की क्षमता है वो ज़्यादा अच्छी होगी और आप लोगों को याद ज़्यादा से ज़्यादा रहेगा। तो हम लोग अपना सिलेबस डिस्कस करते हैं और आगे बढ़ते हैं। इंडियन जनरल इंट्रोडक्शन, फिजियोग्राफी ऑफ इंडिया, इंडिया की फिजियोग्राफी, भूगर्भिक स्थिति क्या है, भारत का ड्रेनेज सिस्टम और उसका रिवर वाटर क्या है। रिवर वाटर मतलब आप लोग समझ सकते हैं कि जिस तरह से राज्यों के बीच में रिवर्स को लेकर, जैसे कावेरी नदी विवाद हो गया, नर्मदा पर हो जाता है, ठीक है, अभी सिंधु वाला मामला पाकिस्तान के साथ चल रहा था। तो इसी तरह से जो विवाद है बांग्लादेश के साथ, तो ब्रह्मपुत्र नदी को लेकर है। तो ये नदी विवाद जो हैं और उनका जो ड्रेनेज सिस्टम है वो कहाँ से निकल रही हैं, कहाँ पे जा रही हैं, कौन कौन से नेशनल और इंटरनेशनल लेवल पर एक दूसरे को क्रॉस कर रही हैं। क्योंकि भारत की जो स्थिति है वो ऐसी है कि भारत इंटरनेशनल बाउंड्रीज कई देशों के साथ शेयर करता है, जैसे नेपाल हो गया, बांग्लादेश हो गया, पाकिस्तान हो गया, अफ़गानिस्तान हो गया, कजाकिस्तान हो गया, ठीक है। तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक होता है कि हमको ये स्थिति पता होनी चाहिए। और दक्षिण भारत में हमारे इंटर स्टेट्स में
कई नदियों को लेकर विवाद चल रहे हो, तो हम अगर पेपर्स में पढ़ते रहते हैं तो हमें ये पता होगा, ये डायरेक्ट क्वेश्चंस बन भी जाते हैं कि किस राज्य के साथ कौन सी नदी का विवाद चल रहा है। तो ये इम्पॉर्टेंट टॉपिक है और मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से भी ये इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। अब हम लोग आते हैं क्लाइमेट ऑफ इंडिया पे। क्लाइमेट ऑफ इंडिया यानी भारत का जलवायु। तो भारत की जो जलवायु है वो भारत के डिवीज़न के अकॉर्डिंग है, क्योंकि भारत को जो कैप्रिकॉन है, कैप्रिकॉन 2 भागों में बांट रही होती है। सॉरी गाइस, टॉपिक ऑफ कैंसर है। कर्क रेखा, कर्क रेखा भारत को 2 इक्वल भागों में बांट रही है, नॉर्थ और साउथ में। उसके अकॉर्डिंग हम देखते हैं कि किस तरह से वो हिमालयन रीजन थार का और ब्रह्मपुत्रा का लगता है और नीचे पूरा का पूरा कोस्टल रीजन लगता है। तो उसके हिसाब से जहाँ जैसे कि दक्षिण भारत में देखने को मिलता है कि चक्रवात ज़्यादा आते हैं, वहीं उत्तर भारत में देखने को मिलता है भूकंप और बाढ़ ज़्यादा आती हैं, सूखा पड़ता है। तो ये जो भारत का क्लाइमेट है, इसको समझने के लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है कि हम सारे रिवर्स के बारे में, माउंटेनियस रीजन के बारे में, हमारे जो जैसे आरावली पहाड़ियाँ हैं, विंध्य की पहाड़ियाँ हैं, इन सब के बारे में थोड़ी थोड़ी नॉलेज हमें होनी चाहिए। ज्योग्राफी पढ़ने का मतलब ही यही होता है, ठीक है। अब है लैंड एंड सॉइल रिसोर्सेज। जब हम क्लाइमेट स्टडी करते हैं तो उसके बाद हम लैंड पे जाएंगे, तो लैंड हमारी क्लाइमेट के अकॉर्डिंग चेंज हो रही होगी। कहीं पे ज़्यादा नम्य भूमि होगी, कहीं पे सूखा पड़ रहा है तो वहाँ पे हार्ड भूमि होगी। जहाँ पर बाढ़ आती है वहाँ का एरिया बहुत ही ज़्यादा फर्टिलाइज होता है, वहाँ पे कृषि अच्छी हो सकती है। लेकिन अगर हम थार मरुस्थल में जाएंगे तो वहाँ पे नहीं हो पाएगी। क्यों? क्योंकि वहाँ पे डॉट रीजन है, वो वहाँ पे सूखा क्षेत्र है, सूखा प्रभावित क्षेत्र है, तो वहाँ पे जो है वो चीज़ें मुश्किल हो जाती हैं। लेकिन अगर वहीं हम दक्षिण भारत में देखें तो वहाँ पे लोग एग्रीकल्चर से ज़्यादा फोकस किस पे कर रहे होते हैं, हस्बेंड्री हो गया, फिशरी हो गया। क्योंकि वहाँ पे क्या होता है कि चक्रवात वगैरह आते हैं तो कोस्टल प्लेन के पास के बहुत सारे क्षेत्रों को बहा ले जाते हैं। वहाँ का इंफ्रा क्या है, वहाँ की सॉइल क्या है, वहाँ पे कौन कौन से रिसोर्सेज मिल सकते हैं, ये फिर नेचुरल वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ। वाइल्ड लाइफ आपका जो है वो आपका करंट से रिलेटेड मुद्दा है। हमेशा क्वेश्चन जो पूछा जाता है करंट पे पूछा जाता है और इन्वायरमेंट से रिलेट करके पूछा जाता है। उसका रीज़न ये होता है कि कौन सी सेंचुरी कहाँ पर है, कौन सा नेशनल पार्क कहाँ पर है, जहाँ कौन सा जीव अभी कौन सी कैटेगरी में आता है, ये सब यहाँ से रिलेट करके पूछा जाएगा। वाटर रिसोर्स भी बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। वाटर रिसोर्स के बारे में आप लोगों को पता होगा कि जो वाटर कंजर्वेशन का इनिशिएटिव ले रही है गवर्नमेंट, वो वाटर रिसोर्स को ही संरक्षण प्रदान करने के लिए किया जा रहा है। जैसे कि नमामि गंगे प्रोजेक्ट चल रहा है, यमुना बचाओ आंदोलन चल रहा है, नर्मदा बचाओ आंदोलन चल रहा है, गोदावरी बचाओ आंदोलन चल रहा है, ठीक। फिर है नेचुरल हैजार्ड एंड डिज़ास्टर। अगेन डिज़ास्टर पर हम आते हैं, वही चीज़ें हैं, चक्रवात क्षेत्र कौन से हैं, सूखा प्रभावित क्षेत्र कौन से हैं, कहाँ पे वर्षा ज़्यादा होती है, कहाँ पे वर्षा कम होती है, कहाँ पे कौन सा वेजिटेशन पाया जाता है, ठीक है। जैसे जंगलों में आग लग जाना, ये भी एक डिजास्टर की तरह ही देखा जाता है। अभी हमारे वहाँ दक्षिण भारत में आग लग गई, कभी अमेज़न के जंगलों में आग लग गई, ऑस्ट्रेलिया में आग लग गई। हमने पिछले 1 साल में कई आग के केस देखे हैं, तो ये डिज़ास्टर है। दूसरा है एग्रीकल्चर। अब अगर हम एग्रीकल्चर की बात करें तो एग्रीकल्चर भी बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। आप लोग इस बात को अच्छे से जान रहे हैं, क्योंकि कृषि कानून बिल जो आए हुए हैं उसके ऊपर बहुत ही ज़्यादा विवाद चल रहा है। और ये जो विवाद चल रहा है ये क्या है, कैसा है, और इसमें क्या क्या प्रॉब्लम्स आ रही हैं, डिमांड्स क्या हैं, गवर्नमेंट्स क्या कह रही है, गवर्नमेंट्स इनिशिएटिव कहाँ लेना चाहती है, फार्मर्स क्या चाहते हैं, इन सब चीज़ों पे थोड़ा फोकस रखिएगा। पुराने कृषि कानून जो थे वो क्या थे, नए वालों पे विवाद के कारण क्या हैं। एग्रीकल्चर बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक रहेगा इस साल के लिए। अब है एग्रीकल्चर एंड अलाइड एक्टिविटीज़। अब कृषि के साथ साथ उससे जुड़ी जो एक्टिविटीज़ हैं वो भी बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक हो जाता है, क्योंकि वो भी फार्मर्स की इनकम्स को और भारत की अर्थव्यवस्था को ग्रोथ देने में, स्टेबिलिटी देने में, इनकम जनरेट करवाने में बहुत ज़्यादा हेल्प करता है।
अलाइड एक्टिविटीज़ के बाद हम देखेंगे कि मिनरल्स एंड इंडस्ट्रीज़। मिनरल्स भी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं। जब हम क्लाइमेट को देखते हैं, लैंड को देखते हैं, सॉइल को देखते हैं, वहीं पे हम मिनरल्स को देखते हैं, क्योंकि जैसा हमारा क्लाइमेट होता है उसके अकॉर्डिंग वहाँ पर मिनरल्स भी पाए जाते हैं। एक मुद्दा ये है, और दूसरा मुद्दा ये है कि जो हमारे माइनिंग वाले क्षेत्र हैं वहाँ पर इंडस्ट्री डेवलपमेंट सबसे ज़्यादा होता है, क्योंकि वहाँ से माइनिंग निकाली जाती है। जैसे झारखंड में रानीगढ़ की फील्ड हो गई, इस तरह से रानीगंज की फील्ड है, सॉरी, वो आपने देखा होगा। छत्तीसगढ़ में हो गई, बांदा हो गया, यूपी में हमारे वहाँ सोनभद्र हो गया। यहाँ सब जो है माइनिंग के लिए बहुत ही फेमस फील्ड्स हैं और बहुत ही ज़्यादा यहाँ पे इम्पोर्टेंस दी जाती है। तो अब माइनिंग पे भी क्वेश्चंस आते रहते हैं कि कहाँ पे कौन सा ज़्यादा, लोहा कहाँ है, स्टील कहाँ है, अयस्क कहाँ है, तो ये सारे क्वेश्चंस आते हैं। तो मिनरल्स तो पढ़ने ही पड़ेंगे। फिर है ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन नेटवर्क, भी बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि लॉजिस्टिक्स के ऊपर, और जैसे कि गवर्नमेंट के बहुत सारे नेशनल हाईवेज़ बनाने के प्रोजेक्ट्स हैं, इन सब के ऊपर काम किया जा रहा है। पॉपुलेशन भी एक बहुत बड़ा मुद्दा है, क्योंकि जिस तरह से देश की पॉपुलेशन ग्रोथ कर रही है वो हमारे नेचुरल रिसोर्स के ऊपर प्रेशर बना रही है। वो प्रेशर जलवायु परिवर्तन तो ला ही रहा है, मानव की जो खाने पीने की पद्धति है, मतलब जो हमारा फूड साइकिल है, उसको चेंज कर रहा है। कई सारे डिजीज़ ऐसे हो रहे हैं जो पहले कहीं नहीं देखे गए। जैसे कि आप लोग देख सकते हैं, कोरोना महामारी भी एक ऐसी महामारी है। तो ये बहुत, पॉपुलेशन एक ऐसा मुद्दा है जिसके ऊपर हमेशा कोई ना कोई विवाद बना ही रहता है। फिर अर्बनाइजेशन इन इंडिया, शहरीकरण की वजह से भी बहुत ज़्यादा पॉपुलेशन और पॉपुलेशन ग्रोथ की वजह से जो भी चेंजेस आ रहे हैं वो जलवायु परिवर्तन के साथ साथ मानव की जो है ह्यूमन लाइफ को भी बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट कर रहा है। अर्बनाइजेशन क्या है? जैसे ही शहरीकरण शुरू होता है, इंडस्ट्रीज़ लगने लगती हैं, पक्के घर बनने लगते हैं, रोड्स बनने लगती हैं, ढेर सारे व्हीकल्स दौड़ने लगते हैं, CO2 प्रोड्यूस होता है। तो ये कहीं ना कहीं हमारे पूरे के पूरे इन्वायरमेंट को चेंज कर रहा है। फिर रीजनल डेवलपमेंट एंड प्लानिंग, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, और ये मेंस के लिए तो और भी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि हमारे भारत की जो स्थिति है, कहीं पर कोस्टल है तो कहीं पर फ्रोज़न वाली जो स्थिति है हमारी, जैसे लद्दाख और कन्याकुमारी, तो इसके अकॉर्डिंग जो भी डेवलपमेंट होता है, प्लानिंग होता है, अब उड़ीसा में कैसा प्लानिंग होना चाहिए, क्योंकि वहाँ पे चक्रवात आता है। राजस्थान में कैसा होना चाहिए, गुजरात में कैसा होना चाहिए, यूपी बिहार के पास कैसा होना चाहिए, क्योंकि वहाँ पे बाढ़ आती है कोसी नदी से। तो ये जो रीजनल डिफरेंस है, ये रीजनल डिफरेंस ही आपका डेवलपमेंट और प्लानिंग में डिफरेंट लेकर आता है। ठीक है, तो ये हमारा सिलेबस है, जिसे आप लोगों को अच्छे से समझ लेना चाहिए और एकदम अपने सिलेबस को रट लेना चाहिए कि न्यूज़पेपर में, किसी मैगजीन्स में, कहीं पर भी, यूट्यूब, गूगल्स, कहीं पर भी ऐसा कंटेंट कोई मिले तो तुरंत उसको अपने नोट्स में ऐड कर लेना चाहिए। ठीक है गाइस, हम लोग आगे चलते हैं और इंडिया का जनरल इंट्रोडक्शंस पे आते हैं। तो सभी जानते हैं कि भारत का जो कल्चर है वो बहुत ही यूनिक रहा है, और भारत एक प्राचीनतम और बृहत सभ्यताओं में से एक रहा है। ठीक, और ये बहुत ही, हमारा जो कल्चर है वो ऐसा कल्चर है, वो अपनी भौगोलिक स्थिति के कारण, अपने रिसोर्सेस के कारण, यहाँ का जो फर्टाइल एरिया है उसके कारण, यहाँ पे जो वाटर बॉडीज़ हैं वो, ये सब क्या कर रही हैं, ये एक यूनिक बना रही हैं भारत को। और भारत को आर्यव्रत भी कहा जाता है। भारत ही एक ऐसा देश है जिसके नाम पर किसी सागर का नाम रखा गया, जो हिंद महासागर है। इसको जम्बू द्वीप भी कहा जाता है। ठीक, इसके पश्चिम भाग में अगर देखेंगे तो वो डेजर्ट एरिया है जहाँ पे सूखा पड़ता है। वहीं अगर हम इसके पश्चिम भाग, पूर्वी भाग को देखेंगे तो ब्रह्मपुत्र वैली है पूरी की पूरी।
अगर हम नेपाल के नीचे का भाग देखेंगे, उत्तराखंड से देखते हुए अगर हम बिहार तक जाएंगे, तो ये हमारा कौन सा एरिया लगता है? गंगा का तराई क्षेत्र लग रहा है। ठीक, हिमालय इसके नॉर्थ में पड़ता है और कोस्टल रीजन इसका साउथ एरिया पड़ता है। तो ये जो डिवीज़न है ना भारत का, ये भारत को बहुत ही ज़्यादा यूनिकनेस प्रदान करता है। और यहाँ पे हर तरह का मौसम पाया जाता है। हमारे वहाँ कोई क्षेत्र ऐसा है जहाँ पर बहुत वर्षा होती है, कोई क्षेत्र ऐसा है जहाँ पर बिल्कुल वर्षा नहीं हो रही है, कोई क्षेत्र है जहाँ पर सदाबहार वन बहुत अच्छे पाए जा रहे हैं, ग्रीन वेजिटेशन अच्छा है, कहीं पर बिल्कुल भी नहीं है। तो ये जो यूनिक आ रहा है, जो एक मतलब विशेषता है हमारे भारत की, वो बहुत ही डिफरेंट है और वो बहुत ही ज़्यादा अलग तरह से हमारे वहाँ चीज़ों को डेवलप कर रही है। अब हम लोग आगे चलते हैं और क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का स्थान विश्व में और जनसंख्या की दृष्टि से देख लेते हैं। इस मैप को देखते हैं हम लोग। स्टैंडर्ड मेरिडियन, इट कवर्ड एंड एरिया ऑफ 32,87,263 स्क्वायर किलोमीटर। ठीक है, भारत कितना एरिया कवर कर रहा है विश्व का? 32,87,263 के साथ भारत विश्व का 7वां सबसे बड़ा देश है और जनसंख्या की दृष्टि से दूसरा सबसे बड़ा देश है चाइना के बाद। अब यहाँ पर आप लोग देखिए इसका लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड कितना है। तो इसका जो लैटिट्यूड है वो है 8 डिग्री 4 गाइस वहाँ पर। तो यहाँ पर इसको 4 कर लीजिएगा आप लोग, 1 मिनट। और लैटिट्यूड इसका कितना है? 8 डिग्री 4 नॉर्थ है और वहीं इसका लॉन्गिट्यूडनल कितना है? 68 डिग्री 7 टू 97 डिग्री 25। ये इसका लॉन्गिट्यूडनल और लैटिट्यूडनल है। ठीक है, इसकी जो सीमा है ये आप लोग देख लीजिए। यहाँ पे गुजरात गुहार मोती से किबूती तक है 2,933 किलोमीटर। ठीक है गाइस, 2,933 किलोमीटर कितना है? गुहार मोती गुजरात से किबूती अरुणाचल प्रदेश तक, ये इसका लॉन्गिट्यूडनल है। सॉरी गाइस, लॉन्गिट्यूडनल इसका नहीं है ये। हाँ, ये इसका लॉन्गिट्यूडनल डिफरेंस है। वहीं पे इसका ये लैटिट्यूडनल डिफरेंस कितना आ रहा है? 8 डिग्री 4 तक। ईस्ट नॉर्थ टू नॉर्थ ये है 3,214 किलोमीटर। इस मैप को आप लोग ध्यान से देखिए तो कंफर्म हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं हम लोग यहाँ से। ये डेटा आप लोग यहाँ से देख लीजिएगा। द टॉपिक ऑफ कैंसर। अब ये जो कर्क रेखा है वो भारत के कौन कौन से राज्यों से गुजरती है? आरओ के लिए और स्टेट वनडे एग्जाम्स के लिए ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनाते हैं। तो ये कर्क रेखा, पहली चीज़ तो आप लोग समझ लीजिए, भारत को 2 इक्वल भागों में बांट रही है, नॉर्थ और साउथ में। अब इसको आप लोग लिखिए कि कौन कौन से स्टेट इसमें शामिल हैं। गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, वेस्ट बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। ये 8 राज्य हैं जहाँ से कर्क रेखा होकर गुजरती है। बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और एक टाइम पर यूपीएससी का आयोग का बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, फेवरेट क्वेश्चन में से हुआ करता था। अब आगे चलते हैं हम लोग यहाँ से। एंड टू एंड पॉइंट ऑफ इंडिया कौन कौन से हैं ये आप लोग लिख लीजिए। इस मैप में आप लोग देख रहे हैं
कि किस तरह से एंड टू एंड पॉइंट है। नीचे कन्याकुमारी है, लिख लीजिए, सुन लीजिए आप लोग। द नॉर्दर्न मोस्ट पॉइंट ऑफ इंडिया इज इंद्राकोल। इंद्राकोल कहाँ पर है? लद्दाख में, जम्मू एंड कश्मीर। ये सबसे पीक का पॉइंट है। अब तो ये लद्दाख में हो गया है, क्योंकि अभी आप लोगों को पता है कि कश्मीर को अलग करके एक यूटीज़ बना दिया गया है और लद्दाख को अलग करके एक अलग यूटीज़ बना दिया गया है। सॉरी, जम्मू कश्मीर को राज्य बना दिया गया है और उसका जो क्षेत्र था उसको कम कर दिया गया है। ठीक, तो सबसे नॉर्दर्न मोस्ट पॉइंट ऑफ इंडिया कौन सा है? इंद्राकोल। द साउदर्न मोस्ट पॉइंट कौन सा है? अंडमान निकोबार में इंदिरा पॉइंट है, जिसको पिग्मेलियन पॉइंट भी कहा जाता है। द वेस्टर्न पॉइंट ऑफ द कंट्री इज द गुहार मोती, जो गुजरात में है, और अरुणाचल प्रदेश में किबूती है। ठीक है, ये सबसे लास्ट पॉइंट है। अब इंडिया का स्टैंडर्ड टाइम क्या है? 5.5 घंटे का डिफरेंस आता है जीएमटी से, क्योंकि जब जीएमटी जो एक मेज़र की गई है उसके बाद से 15-15 मिनट का डिफरेंस लिया जाता है, और उसको जब हम वहाँ से पूरब की तरफ देखते हैं तो भारत तक आते आते वो आधे घंटे का डिफरेंस ले लेता है। वहीं अगर हम उसके वेस्ट में जाते हैं तो वो टाइम माइनस की तरफ जाता है, और इसके ईस्ट की तरफ ये टाइम प्लस की तरफ जाता है। तो हम लोग इसके ईस्ट में हैं जीएमटी के, इसीलिए यहाँ पे ये प्लस में जाता है और 5.5 घंटे का डिफरेंस देता है। व्हाट इज़ अ कॉन्टिनेंट? अब देख लेते हैं कि महाद्वीप क्या होते हैं। महाद्वीप हमारे वहाँ सिर्फ कितने हैं? 7 हैं। अ कॉन्टिनेंट इज़ अ वास्ट लैंड मास, मतलब वो मास जो बहुत ही बड़ा है और जिसमें कई कंट्रियाँ विकसित हो चुकी हैं, कई देश विकसित हो चुके हैं, उनके जियोग्राफिकल पॉलिटिकल एक स्टैंडर्ड बन चुका है, जिनका अपने कल्चर डेवलप हो चुका है। लेकिन एक क्या है? रशिया बहुत बड़ा है अपने आप में। सॉरी, रशिया नहीं, एशिया, क्योंकि रशिया तो हमारा एशिया में ही आ जाता है। एशिया, ऑस्ट्रेलिया, अंटार्कटिका, अफ्रीका, नॉर्थ अमेरिका एंड साउथ अमेरिका एंड यूरोप, ये हमारे 7 कंट्रीज कॉन्टिनेंट्स हैं। इसमें जो ऑस्ट्रेलिया है वो उपमहाद्वीप भी है, सॉरी वो महाद्वीप भी है और एक देश भी है। अब हम लोग आते हैं व्हाट इज़ अ सब कॉन्टिनेंट में। अ सब डिवीज़न ऑफ अ कॉन्टिनेंट विच हैज़ अ डिस्टिंक्ट जियोग्राफिकल, पॉलिटिकल एंड कल्चरल आइडेंटिटी, जैसे इंडिया, ग्रीनलैंड एंड मिडल ईस्ट। ये है गाइस आज की क्लास। इसमें अगर कोई भी क्वेरी हो तो आप लोग पूछ सकते हैं। ये पीडीएफ आप लोगों को अवेलेबल हो जाएगा। इसमें हिंदी इंग्लिश का इशू नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये बहुत ही फैक्चुअल और ऐसा टॉपिक है जो किसी भी बुक में आपको आसानी से मिल जाएगा। लेकिन ज़्यादा पढ़ने की कोशिश मत करिए, यहाँ से क्वेश्चंस नहीं आते हैं, ये आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए है। सो गाइज, हम लोग कल मिलते हैं। आज ये आपकी इंट्रोडक्शन क्लास थी, कल से सीक्वेंस में आपकी क्लास होगी, जहाँ पे हम लोग फिजियोग्राफी ऑफ इंडिया स्टार्ट करने के बाद से सिलेबस को कंटिन्यू आगे लेके जाएंगे। ओके गाइज, थैंक यू, बाय।